नमस्कार जी, राम राम सबको। पिछली वीडियो में मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे कि क्या सरकारों को इकोनॉमिक प्रोसेस में इंटरफेयर करना चाहिए आउटकम में। पहला क्वेश्चन था, कैन द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द इकोनॉमिक प्रोसेस, कि क्या सरकार किसी भी इकोनॉमिक प्रोसेस के आउटकम में इंटरफेयर कर सकती है। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या सरकारों को इकोनॉमी में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं। इसके बेस पे मैंने बताया था कि तीन आइडियोलॉजियाँ उभर के आती हैं इन दो क्वेश्चनों के आंसर को देने के। नंबर एक थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स, दूसरी किन्शियन और तीसरी मार्क्सिस्ट, ठीक है, कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पे। तो इनको हम लोग समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि क्या सरकारों को इकोनॉमिक प्रोसेस में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसको ऑब्वियस सी बात है कि हाँ कर सकती है, अगर उसके मन करे तो कर सकती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इस क्वेश्चन का आंसर तो यस देते हैं, लेकिन दूसरे के लिए बोलते हैं कि नहीं, सरकार को इंटरफेयर कर तो हो सकती है लेकिन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मार्केट को अपना काम करना देना चाहिए। किसी का प्राइस अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये मार्केट डिसाइड करेगी। मार्केट फोर्सेस क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइजेस को बढ़ने दो, वो कहते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, तो उसे बढ़ने देना चाहिए। और अगर डिमांड जिस प्रोडक्ट की एकदम से ज़्यादा कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे, तो उसे भी होने देना चाहिए। सरकारों को मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, जो कि किसकी थ्योरी है? एडम स्मिथ की थ्योरी है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब का नाम पूछते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की, जिसमें उसने पॉलिसी दी है, जिसमें उसने एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ लेजे फेयर, LAISSEZFAIR, हिंदी में बोलते हैं अहस्तक्षेप, कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और एक क्वेश्चन सीधा आ जाता है, लेजे फेयर की थ्योरी किसने दी है? लेजे फेयर यानी अहस्तक्षेप की थ्योरी है एडम स्मिथ की। सरकारों को इकोनॉमिक प्रोसेस की आउटकम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट आइडिया है वो है मार्क्सिस्ट स्कूल है। मार्क्स ने कहा कि पूरी तरीके से जो सरकार है, सरकार तो पहले एक तो क्या होनी चाहिए बोला, गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो डिक्टेटरशिप होगी। पूर्ण डिक्टेटरशिप क्या होता है? जिसमें पूरा कंट्रोल, सरकार बहुत ही सख्ती से पूरा कंट्रोल जो है पूरी इकोनॉमी पे, पूरी जनता पे सरकार रखती है, उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो और डिक्टेटरशिप किसकी होगी बोला? लेबर क्लास की। कहने के लिए लेबर क्लास होती है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो रूल कर रहा है वो कभी लेबर नहीं रहेगा। तो और इसमें फुल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल होता है इकोनॉमी पर। इकोनॉमी मतलब आपका देश डिसाइड करता है कि आप क्या देखोगे, आप क्या खाओगे, आप क्या पहनोगे, सब कुछ एक देश डिसाइड करता है। अभी हाल ही में अगर ऐसा कोई देश आपके सामने है तो फिलहाल में चाइना, वहाँ पॉलिटिकली वो अभी भी मार्क्सिस्ट आइडिया में है, लेकिन इकोनॉमिकली उन्होंने काफ़ी कुछ और चेंजेस किए अपनी इकोनॉमी में, वो हम समझेंगे किसी समय पर इसका जो ठीक है। तो मार्क्सिस्ट स्कूल खासकर सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था 1917 में। कहाँ पर? रशिया में। इस स्कूल से जो पहली इकोनॉमिक का इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी प्रैक्टिकल, तो यूएसएसआर में। उस समय यूएसएसआर कहते थे, अब रशिया कहते हैं, यूएसएसआर। जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था या फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, तो पहली इम्प्लीमेंटेशन थी मार्क्सिस्ट स्कूल की। तो इसमें क्या होता है? फुल कंट्रोल, यानी कि बिल्कुल क्लासिक का उल्टा। क्लासिक क्या बोलते थे? अहस्तक्षेप, सरकार को हस्तक्षेप करना ही नहीं है। लेकिन ये क्या बोलते हैं? पूरा हस्तक्षेप, सरकार डिसाइड करेगी सब कुछ, इकोनॉमी में क्या होगा क्या नहीं होगा। मार्क्सिस्ट स्कूल फुल कंट्रोल वाले। और तीसरा जो बीच का रास्ता है, जॉन एम कीन्स, ये कहते हैं कि सरकारों को जो है रेगुलेट करना चाहिए पूरा, सरकारों को हस्तक्षेप तो करना चाहिए लेकिन एक रेगुलेटर की तरह पर। ये क्यों आया था आइडिया? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, एक बहुत ही तगड़ा रिसेशन आया था यूएसए में। तो ये पूछ लेते हैं कई बार कि ग्रेट डिप्रेशन किस देश में आया था 1929 में? रिसेशन क्या होता है? जब जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होती जाती है लगातार 3, 4, 5, 6 महीने तक, तो उसको रिसेशन बोलते हैं। और जब लगातार 6-7 महीने तक रिसेशन चलता है तो फिर ग्रेट डिप्रेशन बोल देते हैं उसको। तो इस समय पर जॉन एम किन्स ने कहा था कि सरकारों को इंटरफेयर करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। और ये आइडिया उसने कहाँ पे दिया था? अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
इंटरेस्ट एंड मनी में। मैंने ये भी कब बताया था आपको कि ऐसा क्यों कहा था, JM कीन्स ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इसके अनुसार जब क्या होता है, कैपिटलिज्म की एक खास बात यह है कि जो पैसा है वो कुछ चंद लोगों के पास इकट्ठा होता जाएगा और जो आम पब्लिक है वो गरीब होती जाएगी, और इन दी एंड जब सारी की सारी जनता गरीब है तो इन जो कैपिटलिस्ट इनका बनाया हुआ सामान खरीदेगा कौन? कोई भी नहीं खरीदेगा। तो उससे क्या होगा, जब इनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है तो आपका प्रोडक्शन एकदम से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका सामान तो बिक ही नहीं रहा है। इनका सामान, जब भी इनका सामान नहीं बिकेगा तो ये अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे। जब प्रोडक्शन कम कर देंगे तो लोगों को, और लोग बेरोजगार हो जाएंगे और लोग और गरीब हो जाएंगे, तो एक साइकिल सा बन जाएगा। इस साइकिल अपने आप, इस मार्केट अपने आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकता। इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट को मार्केट में मनी पंप करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से लोगों को परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी ताकि जनता जो है इन कैपिटलिस्ट के सामान को खरीद पाएँ। और जब तभी मार्केट में, क्योंकि सरकार तो सब लोगों को जॉब देने से रही और दे भी नहीं सकती कोई भी सरकार सब लोगों को जॉब, तो इसलिए जॉन एम्किंस ने कहा था कि सरकारों को इंटरफेयर बीच बीच में टाइम पे करना चाहिए। अब इन 3 आइडियाज़ के बेस पर कितने प्रकार की इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती है? एक तो लिबरल इकोनॉमी। लिबरल इकोनॉमी बेस है क्लासिकल प्रिंसिपल पर, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो आइडियाज़ थे उन पर। सोशलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड है मार्क्सिस्ट आइडियाज़ पर कि सरकार का पूरा कंट्रोल। लिबरल इकोनॉमी बोलते हैं सरकार का इकोनॉमी पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी में का क्या होता है कि आधा आधा, लिबरल और सोशलिस्ट दोनों का मिक्सचर, ठीक। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको लिबरल इकोनॉमी भी बोलते हैं, तो ये जो पहला वाला था लिबरल इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो लिबरल इकोनॉमी में क्या क्या फीचर्स हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर, यानी सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं करती है, निजी प्राइवेट सेक्टर अपने आप संभालता है इकोनॉमी को। प्रोडक्शन किस हिसाब से होगी? अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रोडक्शन किस हिसाब से करेगा? जो डिमांड होगी। प्राइवेट सेक्टर किससे ड्राइव होता है? वो प्रॉफिट से ड्राइव होता है। तो प्रॉफिट किस में होगा? उस प्रोडक्ट, उस चीज़ को बनाने में जिसकी डिमांड है, जिसकी डिमांड होगी मार्केट में, वो कंपनीज बनाएंगी, प्राइवेट कंपनी, और वो बिकेगा। तो पर्सनल वेलफेयर इज नॉट, पर्सनल वेलफेयर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर व्यक्तिगत वेलफेयर, अब मान लो मेरी कंपनी है तो मैं अपने वेलफेयर के बारे में सोचूंगा, ना कि जनता के वेलफेयर के बारे में सोचूंगा। तो पर्सनल वेलफेयर, इंडिविजुअल का वेलफेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और कंपटीशन इसमें पूरा होता है, फुल कंपटीशन बेस्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है। मैं भी फुल, मेरे को गरीब से गरीब आदमी भी अपने, उसके पास टैलेंट है, उसके पास अगर वो उसने कुछ सीखा है नया, तो वो अमीर से अमीर आदमी बन सकता है अपने देश में। जैसे हमारे अपने अंबानी साहब थे, उनके जो पिताजी हैं धीरू भाई अंबानी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से वो इतना बड़े बिजनेस इस्टेब्लिश किया उन्होंने। तो क्यों? क्योंकि फुल कंपटीशन था, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। तो कंपटीशन को प्रमोट करता है लिबरल इकोनॉमी या जो अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसके अलावा इकोनॉमी वर्क्स अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, हम पहले भी कर चुके हैं। मार्केट फोर्सेस के हिसाब पे पूरी की पूरी जो है इकोनॉमी ज़्यादातर मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। सो दिस इज कॉल्ड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, इसको इसलिए मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। हाल ही में इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे भारत में अभी एक किर्थ पारिक कमेटी का गठन हुआ था, तो ये करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं कि किर्थ पारिक कमेटी किससे रिलेटेड है। किर्थ पारिक कमेटी जो है, ये जो अभी डोमेस्टिक एग्जिस्टिंग प्राइस फॉर्मूला फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस इन इंडिया, जो नेचुरल गैस है ना, अभी हाल ही में भारत में अब तक ना सब्सिडाइज्ड होती है, यानी सरकार अगर ज़्यादा महंगी नहीं हो सकती है, सरकारों को सब्सिडी देनी पड़ती है उसकी। लेकिन देखो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, सरकार इंटरफेयर नहीं करती है, प्राइस बढ़ने देती है वो। तो कीर्ति पारिक कमेटी ने सजेशन दिया है कि बस बहुत हो गया। जैसे आपने 2010 में ऑयल को, जैसे तेल आजकल कितना है, 100 रुपये लीटर मिल रहा है ना, तो क्यों है ये भी? क्योंकि मार्केट ड्रिवन है, इसलिए जितना मर्जी महंगा हो जाए उतना होता रहता है। तो वैसे ही बोला कि जो नेचुरल गैस है उसको भी अब जो सरकार का कंट्रोल है उसको हटा दो, रेगुलेशन को, और मार्केट को डिसाइड करने दो। तो इससे क्या होगा, जब महंगा होगा महंगा हो जाएगा, जब सस्ता होगा सस्ता हो जाएगा, सरकार को अपनी जेब से ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो कीर्ति पारिक कमेटी एक एग्जांपल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो और कीर्ति पारिक कमेटी किस लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? कीर्ति पारिक कमेटी किससे रिलेटेड है? कीर्ति पारिक कमेटी रिलेटेड है नेचुरल गैस की प्राइसिंग को, ठीक है, डीरेगुलेट करने के लिए। तो डीरेगुलेशन का इसने सुझाव दिया है सरकार को, और इस सुझाव को मान भी लिया गया है। तो अगले कुछ साल तो नेचुरल गैस जो कि इंडियन भारत में प्रोड्यूस होता है, लोकल नेचुरल गैस, वो अब डीरेगुलाइज हो जाएगा भारत में। मतलब उसका जो कंट्रोल प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करेगी, अब तक गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रखती थी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिबरल इकोनॉमी है या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसके आइडिया पर बेस है? एडम स्मिथ के आइडिया पर। कौन सा आइडिया? लेजे फेयर। लेजे फेयर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमी। लेजे फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? ऐसा क्वेश्चन आता है, एडम स्मिथ ने। कौन सी किताब में अपनी? एडम स्मिथ की किताब का नाम क्या था?
वेल्थ ऑफ नेशंस। और लिबरल इकोनॉमी किसके आइडियाज़ पे बेस्ड है? एडम स्मिथ के आइडियाज़ के। कौन से आइडिया पर? लेजे फेयर। लेजे फेयर का मतलब क्या होता है? अहस्तक्षेप, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। सो दिस इज कॉल्ड फ्री इकोनॉमी, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई वाली इकोनॉमी, ठीक है। पर्सनल वेलफेयर इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इसमें ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये थी अपनी लिबरल इकोनॉमी। एग्जाम्पल के लिए ऐसी इकोनॉमी का है अमेरिका, यूएसए। सबसे बड़ी जो प्राइवेट इकोनॉमी या लिबरल इकोनॉमी मानी जाती है अमेरिका मानी जाती है, ठीक। अगली जो इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी किसके आइडियाज़ पे बेस्ड थे? कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पे, मार्क्सिज्म के आइडियाज़ पे। तो इसमें क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सरकार का कंट्रोल रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। सरकार डिसाइड करती है कि क्या कंपनी खुलना है, क्या नहीं खुलना है। बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं, हर चीज़ को खोलने के लिए आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। प्रोडक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पब्लिक। इसमें क्या रहता है कि जो जनता को ज़रूरत होगी ना वही बनेगा। फालतू की चीज़ें, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जो डिमांड है वो बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो जनता की नीड के हिसाब से होगा। मान लो जैसे जनता को क्या महंगी महंगी गाड़ियों की ज़रूरत है, तो ऐसी इकोनॉमी में महंगी गाड़ियों पर शायद सरकार ध्यान ना दे, जबकि वो किस पे ध्यान देगी? वो ध्यान देगी सस्ते मास बसों पे, बसें बनाएगी, टैक्सीज बनाएगी, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ों पे ध्यान देगी जो कि जनता की ज़रूरत है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल की ज़रूरत है। इन दिस इकोनॉमी पब्लिक वेलफेयर इज प्रायोरिटी। उसमें क्या था? लिबरल में पर्सनल वेलफेयर, इंडिविजुअल का वेलफेयर प्रायोरिटी था। इसमें पब्लिक वेलफेयर यानी कि पूरी जनता, सोसाइटी के वेलफेयर पे ध्यान दिया जाएगा। कंपटीशन नहीं होता ऐसे इस प्रकार की इकोनॉमी में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। सारा का सारा काम सरकार कर रही है, सरकार कपड़े बना रही है, सरकार कंपनी, सरकार का ही टीवी चैनल है, सरकार का ही वो न्यूज़ नेटवर्क भी, न्यूज़ चैनल भी सरकार का होगा, सब कुछ सरकार ही है, तो कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है। तो कंपटीशन एब्सेंट होता है। देयर इज़ नो रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्यों? क्योंकि नीड बेस्ड इकोनॉमी है, जो जनता को जरूरत होगी सिर्फ वही चीज़ बनाएगी सरकार। एग्जाम्पल के लिए यूएसएसआर किसी समय पर, अब यूएसएसआर नहीं है, यूएसएस ये तभी मैंने बोला सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अब हार चुकी है। 1990s में यूएसएसआर टूट गया, यूएसएसआर के 16 टुकड़े हो गए और रशिया निकल के आया फिर यहाँ से। चाइना भी 1978 से तक ये पॉलिसी फॉलो करता था, लेकिन 1978 के बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और वो लिबरल टाइप की इकोनॉमी है उनकी बहुत हद तक। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी अब आपको पूरी दुनिया में लगभग, क्यूबा में कुछ हद तक है, लेकिन अब वहाँ पे भी, ठीक है, पूर्ण रूप से सोशलिस्ट इकोनॉमी अब कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इससे ऑब्वियस सी बात है जब कंपटीशन नहीं होगा सरकार सब कुछ नहीं कर पाएगी, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी सरकार? तो जनता गरीब की गरीब रह जाती है इस प्रकार की इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अच्छा, लास्ट इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, पहला तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इस बार एचएस में आएगा ये क्वेश्चन पक्का 100% कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो टर्म किसने दिया था? ये है पैट मुलिन्स से, MULLINS, पैट मुलिन्स दिए टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी ये किसकी आइडियाज़ पे बेस्ड है? जॉन एम कीन्स, जो कि 1938 के ग्रेट डिप्रेशन जब यूएसए में आया था, तब ये किताब, अपनी किताब थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये मिक्स्ड जो है इसने थ्योरी दी थी कि सरकारों को इंटरफेयर करना चाहिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? तो भारत जैसे कि इंडिया की जो इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसमें लिबरल और सोशलिस्टिक दोनों ही आइडियाज़ के बेस पर चलती है इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट का रोल होता है लेकिन लिमिटेड होता है। गवर्नमेंट विल प्ले द रोल ऑफ रेगुलेशन, पूरा कंट्रोल नहीं करेगी लेकिन रेगुलेट करेगी। रेगुलेट करने का मतलब ठीक है आप कंपनी खोलो, लेकिन इन माइंड ये इन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा कि आपने, हाँ ठीक है, इस ये कुछ एक रूल्स है, इन रूल्स को फॉलो करना है आपने। प्राइवेट सेक्टर विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो जो सरकार रूल्स बनाएगी उसके हिसाब से चलेगा प्राइवेट सेक्टर। तो मिक्स्ड प्रकार की इकोनॉमी होती है, ठीक। तो भारत किस प्रकार की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम लोग 1947 में जब हम पैदा हुए थे ना, तब भी मिक्स्ड इकोनॉमी थे हम लोग, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, देखो जब भारत में कुछ एक, भारत का जो क्या सीन था, 1947 में भारत पैदा हुआ, और अभी क्या हो रहा है? भारत पैदा नहीं हुआ, सॉरी, भारत हमेशा से था, लेकिन भारत आज़ाद हुआ। भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ, देखो ना, ये भी बेवकूफ़ लोगों ने पढ़ा के हमारे दिमाग में भूसा भर दिया है। भारत कभी पैदा नहीं हुआ, भारत एक सनातन राष्ट्र है। हाँ, 1947 में आज भारत आज़ाद जरूर हुआ था। तो 1947 में से लेकर 2023 तक, और बीच में एक ईयर आता है बहुत इंपॉर्टेंट, 1991। देखो हम हमेशा से मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम 1947 में भी मिक्स्ड इकोनॉमी थे, 2023 में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन फ़र्क क्या है? 1991 से पहले का जो भारत था उसमें हमारा जो टिल्ट था वो सोशलिज्म की तरफ था।
मिक्स्ड इकोनॉमी में हम ज़्यादा किसकी तरफ टिल्ट थे, सोशलिज्म, क्योंकि नेहरू भाई थे अपने, वो थोड़े क्या, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को से बिलोंग करते थे। दरअसल आज़ादी के समय पर कम्युनिस्ट विचारधारा बहुत अच्छी विचारधारा मानी जाती थी, क्योंकि वो इंपीरियलिज्म का विरोध करती थी, ब्रिटेन का विरोध करती थी, इंपीरियल यूरोप का। तो इसलिए जितने भी भारत के नेता लोग थे ना, वो ऑटोमेटिकली कुछ नया ऊपर से, जब 1917 में पहली बार यूएसएसआर में ये आइडियोलॉजी आई, तो कुछ साल 20-25 साल यूएसएसआर ने काफ़ी अच्छी तरक्की करी, तो लोगों को लगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है। तो भारत के मैक्सिमम जो नेता थे, इवन सुभाष चंद्र बोस तक भी बहुत हद तक सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म से इम्पैक्टेड थे। तो 1991 तक भारत में इसको नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल भी कहते हैं। तो सोशलिज्म चला भारत में, सोशलिज्म की हम मिक्स्ड इकोनॉमी हम थे, लेकिन टिल्ट किसकी तरफ था, सोशलिज्म की तरफ। और लेकिन 1991 के बाद हमारा जो टिल्ट है वो है लिबरलिज्म की तरफ। ठीक है, 1991 में ऐसा क्या हुआ, LPG रिफॉर्म्स, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एल के मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। LPG रिफॉर्म्स कब आए थे, 1991 में। एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत की इकोनॉमी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे बड़ा शिफ्ट किस वर्ष आया, 1991 में भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे बड़ा शिफ्ट आया है, ये क्वेश्चन आता है। और इससे पहले हम सोशलिज्म की तरफ झुके हुए थे, अब हम किसकी तरफ झुके हैं ज़्यादा, लिबरलिज्म की तरफ। धीरे धीरे हम लोग लिबरल इकोनॉमी, मतलब पहले हम लोग यूएसएसआर के बहुत करीब थे, अब हम लोग धीरे धीरे यूएसए के करीब जाते जा रहे हैं। ठीक, तो LPG की फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1991 से पहले भारत में कितने टीवी चैनल थे, सिर्फ एक, DD1 और एक DD2, मेट्रो बोलते थे जिसको। ठीक, 2 ही चैनल आते थे। क्यों, क्योंकि जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है वो गवर्नमेंट कंट्रोल था। गवर्नमेंट बोलती है नहीं, हम लोग इस पर प्राइवेटाइजेशन अलाउड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मिक्स, हमने बोला ना कि सोशलिज्म की तरफ टिल्ट था। 1991 के बाद जैसे ही हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, आज एकदम से GTV, कोई कौन सा टीवी, सोनी, स्टार प्लस, आज कितने चैनल है समझ नहीं आता कि रिमोट कहाँ कहाँ चलाएं हम, हज़ारों चैनल है। अब देखो, मान लो जब 2 टीवी चैनल थे तो कितने लोगों को रोजगार मिल पाता होगा, कितने नाटक आ पाते होंगे। आज हज़ारों की संख्या में नाटक आते हैं, करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है टीवी के उससे। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। और हमने जो टेलीकॉम सेक्टर था, टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल, ये तो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, टेलीकॉम में सिर्फ एक कंपनी होती थी, BSNL। जैसे 1991 में हमने इस सेक्टर को लिबरलाइज किया, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब भारत में आ गए, जियो आज। ठीक है, अगर BSNL ही होता, सोचो कि तो क्या इतना सस्ता नेट हमको मिल पाता। BSNL वाले आज तक 4G नहीं ला पाए भारत में। सोचो, अगर सिर्फ BSNL ही होता तो आज हम लोग ये फ्री में जो पढ़ पा रहे हैं यूट्यूब से, ऐसा पॉसिबल हो पाता। तो ये सारे चेंजेस आए 1991 के बाद भारत की इकोनॉमी में। ठीक, तो 1991 से पहले हम लोग सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड थे, 1991 के बाद हम लिबरलिज्म। एग्जांपल के लिए सिर्फ एक चैनल होता था 1991 से पहले, और आज चैनलों की बाढ़ है। सिर्फ एक BSNL होता था, आज बहुत सारे वो है, बीच में तो 10-12 आ गए थे, अब जियो ने उसके बाद उन सबको खत्म कर दिया, वो बात अलग है। वो भी एक कंपटीशन का ही बात है, कंपटीशन का ये फायदा होता है। देखो, हमने बोला था ना, लिबरल इकोनॉमी में कंपटीशन होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन था तभी जो आज हमको इतना सस्ता नेट मिल रहा है। अगर कंपटीशन नहीं होता तो इतना सस्ता नेट भारत को कभी नहीं मिल पाता। वो गाँव के कोने कोने तक ये जो इंटरनेट सर्विसेज है ये भी नहीं पहुँच पाती इतनी आसानी से। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है लिबरल इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। और भारत हमेशा से मिक्स्ड है। 1991 से पहले हमारा टिल्ट सोशलिज्म की तरफ था और अब लिबरलिज्म की तरफ है। आपको कुछ एक क्वेश्चंस दिए गए आगे, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और आपने इनका आंसर कमेंट में करना है। अगर आपके खोपड़ी में कुछ घुसा है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर पाओगे। और एक और ध्यान देने योग्य बात, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं वो HPGK की तरह नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे आपका हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को 50 तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप फिर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है इकोनॉमिक्स में। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा करके ऊपर नीचे करके 10-20 प्रकार से पूछ लेते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक ही कंसेप्ट से 20 क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो अगर आपका ये क्वेश्चन, ये तो मैंने सिर्फ एक डेमो दिया है, इतने से जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है इससे आपके मैक्सिमम जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हल हो जाना चाहिए, जैसे कि ये दिए गए हैं। तो ठीक है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पुअर्टी, स्कार्सिटी, द गोल ऑफ ए प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ कंज्यूमर्स, कंपनीज, वर्कर्स, द गवर्नमेंट। और पहला क्वेश्चन है मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू coexistence of small and large industries, coexistence of agriculture and industry, coexistence of public and private sector, coexistence of domestic and foreign enterprises। तो इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में करना है। ठीक है जी, राम राम।